हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th में हम नई किताब आज शुरू कर रहे हैं। किताब जैसे कि आपको पता है लोकतंत्र है ये, और इसी सामाजिक विज्ञान और लोकतांत्रिक राजनीतिक पार्ट 2। इसका पार्ट 1 आपने 9th क्लास में पढ़ा था और पार्ट 1 आप पार्ट 2 आप 10th में पढ़ेंगे इसका। यानी जब आपको 9th की क्लास का थोड़ा बहुत भी कुछ समझ में आया तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगी। और इसका नाम है सत्ता की साझेदारी। ये हमारा फर्स्ट लेसन है। सत्ता की साझेदारी का मतलब होता है कि शक्तियों का बंटवारा किस तरह से किया गया है। कि चलो हम इस लेसन में देखते हैं, फिर पढ़ाते हैं। इस पार्ट में हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे की ओर अग्रसर करेंगे जो पिछले सालों शुरुआत की थी। यानी आपने 9th में जो पढ़ा था उसके आगे का पार्ट अब हम इसमें देखेंगे। पिछले साल हमने देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती। जब तक आप 9th और 10th को अच्छे से लाइन टू लाइन नहीं पढ़ेंगे, आपका 10th में अच्छे परसेंटेज नहीं बन सकती। इसलिए 10th में अच्छी परसेंटेज के लिए आपको 9th की बुक्स पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे भी आपको टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंग आप उसको पढ़ते रहो। मैं आपको 9th में भी ये बात कहती थी कि बिल्कुल एक एक लाइन को अच्छे से समझना है। इसीलिए मैं भी लाइन टू लाइन पढ़ाने में ज़्यादा बिलीव करती हूँ। ना पढ़ाने को तो मैं शॉर्टकट भी पढ़ा देती हूँ, लेकिन लाइन टू लाइन पढ़ने में आपको ज़्यादा समझ में आता है। तो हम इसको आगे बढ़ाते हुए, पिछले साल हमने देखा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती। जैसे कि अपने यहाँ 3 स्तर पर सरकार होती है। एक केंद्रीय सरकार होती है, एक राज्य सरकार होती है और एक स्थानीय सरकार होती है। और इसमें शक्तियों का बंटवारा भी किया जाता है। फिर दूसरा देखते सरकार के अंग होते हैं, विधायी पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जो इसमें दिया गया है। विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता का विकेंद्रीकरण कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत ही जरूरी है। ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र का मूल मंत्र जो है वो है सत्ता की साझेदारी, यानी कि सभी मिलकर आपस में काम करें। सत्ता को 3 अंगों में विभाजित कर दिया जाता है। इसमें एक है न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधान पालिका। इनके पास अपनी अपनी शक्तियां होती हैं, ये अपने आप में स्वतंत्र होती है। विधान पालिका जो है वो कार्यपालिका पर अंकुश नहीं लगा सकती। न्यायपालिका जो है ये इन दोनों को अच्छे से देखती है कि हाँ ये सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये तीनों आपस में स्वतंत्र होते हुए कार्य को करती हैं और इनके सभी के अधिकार, सभी के कर्तव्य अलग अलग होते हैं। न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया जाता है, सत्ता का बंटवारा कर दिया जाता है। लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत जरूरी होता है। तो ये इसका मूल मंत्र माना गया है। लोकतंत्र का मूल मंत्र, यानी कि लोकतंत्र तभी चलता है जब सत्ता की साझेदारी उसमें होती है, या कार्यपालिका, विधान पालिका, न्यायपालिका जो है इसमें शक्ति का विकेंद्रीकरण कर दिया जाता है, तभी एक लोकतंत्र सही तरीके से चलता है। ये इस लेसन में आपको नीचे उदाहरण देकर बहुत अच्छे से समझाया है। पहले 3 अध्याय में हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार को आगे बढ़ाएंगे। हम इसी में देखेंगे। हम बेल्जियम एक देश का नाम है। श्रीलंका आप जानते होंगे, हमारे पड़ोसी देश है दक्षिण में जो है। श्रीलंका की 2 कथाओं के साथ शुरुआत करते हैं। ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धति सत्ता के बंटवारे की मांग में किस तरह निपटती हैं। इसमें बहुत अच्छे से उदाहरण देकर बताया गया, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की जरूरत क्यों होती है, ठीक है। ये बात तो अब पर्सन बना है तो दिमाग में भी आता है कि भाई लोकतंत्र में मैं आपसे बता रही हूँ कि लोकतंत्र का मूल मंत्र ही है कि सत्ता का बंटवारा। तो अब ये आगे ये कह रहा है कि लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारा क्यों जरूरी है या इसका मूल मंत्र क्यों है। इससे हम सत्ता के बंटवारे के उन रूपों पर बातचीत कर सकेंगे जिसकी चर्चा अगले हम 2 अध्याय में करेंगे, ठीक है। और ये 9th के साथ अटैच होता है। जब तक आप 9th की बुक को अच्छे से नहीं समझोगे, आपको 10th की बुक जो है वो समझ में नहीं आएगी। इसीलिए इनका पार्ट 2 रखा है, वो पार्ट 1 होती है। तो बेल्जियम और श्रीलंका का हम उदाहरण देखेंगे। वैसे मैं आपको एक छोटा सा एक दिखाती हूँ आपने ये कि ये देखिए, ये बेल्जियम है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है जो यूरोप में बसा हुआ है, ठीक है। यूरोप महाद्वीप है, यूरोप में बेल्जियम है। और श्रीलंका जो है वो एशिया में है। आपको पता होना चाहिए, ये हमारा पड़ोसी देश है और हम एशिया महाद्वीप में रहते हैं। इसकी आबादी 1.14 करोड़ यानी 1.14 करोड़ के लगभग इसकी बेल्जियम की आबादी। ये 2017 का आंकड़ा है, इनका डाटा जो है।
फिर आगे कहते हैं कि फेलिनिस, ये एक जगह का नाम है वहीं पे, फेलिनिस और बोलोनिया ये 2 जगह के नाम है। फेलिनिस में ये 59%, ठीक है, 59% जो डच भाषा के लोग हैं, और बोलोनिया में 40% फ्रेंच भाषा बोलते हैं, और शेष जो 1% बचते हैं वो जर्मन भाषा बोलते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये आपकी बुक में दिया गया, मैंने समझाने के लिए आप इसको शॉर्टकट में लिख के समझाए ताकि टाइम कम लगे और आपको समझ में आ जाए। दूसरा श्रीलंका, श्रीलंका एशिया में है और ये इसकी राजधानी है जयवर्धन। अब ये कह रहे हैं कि आबादी इसकी 2.14 करोड़ है 2017 के आंकड़ा के अनुसार डाटाज में, और दक्षिण पूर्वी एरिया में 70% सिंगली लोग रहते हैं, सिंगली भाषा बोलने वाले, और उत्तर पश्चिम में 18% तमिल भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, अब ये आगे कहते हैं कि यहाँ पर बेल्जियम में 1970 में 4 संशोधन किए गए। 70 से 93 में संविधान में संशोधन किए जाते, संविधान में कुछ बदलाव किया जाता है। तो ये कितना किया गया? 4 किए गए। लेकिन यहाँ श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं हुआ। संविधान में जब बदलाव नहीं होता है तो जनता भड़क जाती है। तो 1983 में तमिलों द्वारा सशस्त्र यानी कि शस्त्र के साथ, मार काट के साथ वहां पर विद्रोह हुआ और श्रीलंका में गृह युद्ध की जो है वो संभावना या चपेट में श्रीलंका आ गया। देखिए, इसमें एक मेन सी बात तो ये है कि इसकी जनसंख्या और इसकी जनसंख्या ज्यादा नहीं है, और हमारा देश तो इनसे बहुत ज्यादा बड़ा है। तो ये तो हमारे किसी एक छोटे से राज्य के बराबर इनकी जनसंख्या है। तो बेल्जियम में जो संविधान अपनाया गया वहां संशोधन हुए, लेकिन श्रीलंका में जो संविधान अपनाया गया उसमें संशोधन नहीं हुए, जिसका कारण क्या रहा? वहां शासन बहुत अच्छे से चल रहा है और यहाँ पर क्या हुआ? विद्रोह हुआ और देश में अशांति फैल गई। तो अब हम इसी लेसन को आगे पढ़ेंगे। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। आप देख, हमारे देश के हरियाणा राज्य से भी छोटा देश यूरोप महाद्वीप का बेल्जियम देश है। इसकी सीमाएं जो है नीदरलैंड और ये यूक्रेन और जर्मनी से लगती हुई है। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी, आप इसको पढ़ लेना, इसमें जो मैंने समझाया वही बात, ठीक है, आप इसको पढ़ लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो मैंने कही वही बात है। अब आगे इसका जो इसमें ये दिखाया गया, इसका एक मैप देखिए आप। ये मैप जो है इसमें ब्रुसेल्स राजधानी है, ये बीच में ब्रुसेल्स है, ये वाला, ये ब्रुसेल्स। और जो इसमें ऊपर का ये पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये है इसका फ्लेमिश का, और नीचे का जो है वो है आपका बेलोन। और इसके बाद में ये इसकी भाषा भी दिखा रखी है कि बेलोन में फ्रेंच भाषा बोलते हैं और फ्लेमिश में डच भाषा बोलते हैं। और जो थोड़ा सा जो एरिया यहाँ पे बचता है, ये वाला, यहाँ पे ये वाला जो एरिया थोड़ा सा बचता है, जो 1% मैंने बताया था, वो जर्मन भाषा बोलते हैं। तो इस तरह से ये पूरा देश जो है ये भाषा के आधार पर बटा हुआ है कि इधर का जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं और नीचे के जो लोग हैं, ऊपर के जो लोग हैं वो तो डच बोलते हैं और नीचे के जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं, और थोड़े से लोग हैं जो जर्मन भाषा बोलते हैं। ये जो है ये है आपका बेल्जियम का। और इन लोगों ने बहुत ही दिमाग के साथ संविधान रचा और उसमें संशोधन किया। लेकिन श्रीलंका देखिए आप, ये श्रीलंका है, इसमें भी फिर मैप में आपको दिखाया गया है, आप इसमें देख लेना कि इसके साइड में ये जो दिया गया है ये सिंगली है, व्हाइट कलर के जो है सिंगली है। फिर श्रीलंका तमिल भाषा बोलते हैं। फिर भारतीय वंश के लोग हैं, ये भारतीय वंश के वो लोग हैं जो काम करने के लिए तमिल के कुछ लोग श्रीलंका में गए थे और वहीं जाकर बस गए। तो भारतीय तमिल है, इनकी अक्सर लड़ाई हुई रहती है हमारे देश के लोगों की श्रीलंका में कि वो वहां पर उनको कोई अधिकार नहीं देता। वो कहते हैं कि तुम अपने देश में चले जाओ, लेकिन इतने दिन रहने के बाद में यहाँ आना तो पॉसिबल नहीं है। और कुछ लोग हैं जो मुस्लिम समुदाय के हैं। तो आप इस मैप को अच्छे से देखना और फिर आप इस मैप को देखना। इसमें 3 तरह के हैं, इसमें 4 तरह के लोग रहते हैं। आगे देखिए, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। अब बहुसंख्यकवाद क्या होता है? जो संख्या में ज्यादा होते हैं वो बहुसंख्यकवाद होते हैं। इससे पहले ये बेल्जियम के बारे में बताया गया है कि बेल्जियम में किस तरह के लोग रहते हैं, कहाँ है, ये आप इस लेसन में ही पढ़ेंगे, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो
श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के बारे में हम पढ़ रहे हैं। 1948 ईस्वी में श्रीलंका स्वतंत्र देश बना, यानी कब आजाद हुआ? ये 1948 में। हमारा देश 47 में हुआ, ये 1 साल बाद आजाद हुए। सिंगली समुदाय के नेता ने अपनी बहुसंख्यक के बल पर शासन का प्रभुत्व जमा लिया, यानी सिंगली लोग इसमें बहुत ज्यादा थे और इन्होंने अपनी ताकत के बल पर, अपनी बहुसंख्यक के बल पर, अपनी संख्या के बल पर इन्होंने अपनी सरकार बनाई। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिनकी संख्या ज्यादा हुई उन्होंने अपनी सरकार बनाई। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित जो सरकार है, सिंगली समुदाय का प्रभुत्व कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत कई कदम उठाए गए। अब इसने इस चीज का फायदा उठाया कि भाई हम लोग संख्या में ज्यादा हैं, तो उन्होंने अपनी ही सुविधाएं की, दूसरे को इग्नोर करते रहे। दूसरी और कौन कौन सी जातियां थी इसमें? कौन कौन सी थी? ये तमिल के लोग थे और मुस्लिम लोग थे, वो संख्या में कम थे। अल्पसंख्यक जिसको बोलते हैं, अल्पसंख्यक, अल्प मतलब कम और संख्या मतलब संख्या, और बहुसंख्यक संख्या में ज्यादा, 2 शब्द हैं ये, इसमें बार बार आएंगे। 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल की दरकिनार करके सिंगली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया। यहाँ पर भी उनके साथ भेदभाव हुआ कि तमिल को छोड़ दिया गया और सिंगली को राजभाषा घोषित कर दिया गया। विद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंगलियों की प्राथमिकता दी जाने लगी। इस तरह की नीति बनाई उन लोगों ने कि सरकारी नौकरी में सबसे पहले कौन आएंगे? जो संख्या में ज्यादा थे, जो थे सिंगली। बौद्ध मत के संरक्षण देने के लिए नए संविधान में नए नियम बनाए गए। एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंका तमिल की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ा, यानी कि इस तरह के जब देश में भेदभाव होने लगा तो उन लोगों के समझ में आने लगा कि हम लोगों को तो, हमारी तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। ये लोग तो जो संख्या में ज्यादा थे, जिन्होंने अपनी सरकार बनाई है, बस वो अपना ही प्रभुत्व कायम कर रहे और हमारी तरफ तो ध्यान ही नहीं दे रहे। तो इसलिए उनके अब समझ में आने लगा, उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंगलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है। उन्होंने ये कहा कि ये जो लोग हैं ना, ये हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये असंवेदनशील है। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कोई भी राजनीतिक अधिकार नहीं मिल रहा है, हमें किसी तरह की सरकार में नीतियां नहीं है। नौकरियां और फायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा था। ये जब नौकरियां दी जाती तो भी उनके साथ ऐसा हो रहा था और उनके हितों की अनदेखी की जा रही थी। अंत में ऐसा हुआ कि सिंगली और तमिलों में आपस में संबंध बिगड़ गए और वहां गृह युद्ध की स्थिति बन गई। इसको आप डिटेल में पढ़ लेना, बाकी का लेसन कल पढ़ाएंगे।